बच्चों आपको स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। तो कल जो है हमने काफी कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए थे। आई थिंक वी हैव स्टडीड टिल द मेडिसिनल प्लांट्स। कल हमने जो है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से जो हैं जो भारत में पाए जाते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में जो है किस तरह की वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ इन दिस पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, ये यू कैन सी इंडिया इज रिच इन इट्स फोना। फोना मीन्स एनिमल लाइफ, जो आप ऑलरेडी जानते हो। एंड इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड। ठीक है, तो इंडिया में जो है एनिमल्स की 90,000 स्पीसीज पाई जाती है, डिफरेंट तरह की स्पीसीज पाई जाती है। एंड 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड। तो 2,000 प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि पूरे विश्व का 13% है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर 100% हम बर्ड्स की बात करें तो उसमें से 13% जो स्पीसीज है, वैरायटी है, वो भारत में पाई जाती है। देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। विश्व का 12% जो फिश का स्टॉक है, फिश की वेराइटीज है, वो भारत में पाई जाती है, लगभग 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश। Then it also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. तो हमारे पास विश्व का 5 से 8% एम्फीबियन भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का मतलब वही होता है जैसे कि आपने सांप है, क्रोकोडाइल्स हैं, इस तरह के जो आपके एनिमल्स होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं अच्छी खासी मात्रा में। तो मतलब हमारे पास बहुत सारे स्पीसीज हैं एनिमल्स की। तो वी आर हाईली रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल स्पीसीज। Next, the elephants are the most majestic animal among the mammals. Mammals आप जानते हो जैसे elephant एक mammal है। So they are found इंडिया में, भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम में, कर्नाटका में एंड केरल में। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे मोस्टली जो है आपके एलिफेंट्स पाए जाते हैं, बिकॉज दे हैव हॉट वेट फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको बिल्कुल गर्मी और जो आपके नमी वाले जंगल है आपको यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एलिफेंट्स काफी मात्रा में देखने को मिलेंगे। देन अदर एनिमल्स विच आर फाउंड इन दीज एरियाज आर वन हॉर्न राइनासोरस। गेंडा इसको हम कहते हैं, वन हॉर्न राइनासोरस, क्योंकि ये स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड में रहते हैं। स्वैम्पी एंड मार्शी मतलब जैसा आपका कीचड़ होता है, दलदल होता है, तो इस तरह का जो एरिया होता है उसमें सबसे ज्यादा इनको अच्छा लगता है रहना। तो ये असम में पाए जाते हैं एंड वेस्ट बंगाल में, वन हॉर्न राइनासोरस। देन एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार ऑफ डेजर्ट, थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एश। एश मतलब क्या होता है? गधा। तो जो जंगली गधे होते हैं वो मिलते हैं रन ऑफ कच्छ में एंड थार डेजर्ट में। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? ये है आपका गुजरात में, और थार डेजर्ट है आपका राजस्थान में। तो वहां पे आपको जंगली गधे मिलेंगे, ऊंट मिलेंगे। देन इंडियन बाइसन, बाइसन मतलब एक तरह का वो बफेलो की स्पीसीज होती है। देन नील गाय, देन चौसिंघा, ऐसे वो हिरन जिनकी 4 सिंगी होती हैं। गेजल, ये भी एक तरह का आपका हिरन की वैरायटी है। Then different species of deer are some other animals found in India. It has several species of monkeys. तो आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे जो भारत है, क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल नहीं है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े एनिमल्स देखने को मिलते हैं। लाइक आपके एलिफेंट हो गए, वन हॉर्न राइनासोरस हो गया, मंकीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मंकीज है, देन डियर है, जो आपके हिरन होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भारत में पाए जाते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। हमारे देश में टाइगर एंड लायंस दोनों मिलते हैं, वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं होता है। The natural habitat of the Indian lion is the गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। नेचुरल हैबिटेट मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से हमारे भारत में अगर कहीं शेर पाए जाते हैं तो वो है गुजरात में। गुजरात में छोटा एक एरिया इसका नाम है गिर फॉरेस्ट, तो वहां पे आपको इंडियन लायंस देखने को मिलेंगे। देन बाघ जो है, टाइगर्स, दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। देन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। आपने मैंने कल भी बताया था आपको, सुंदरबंस जो है दे आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। एंड द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे। हिमालयन रीजन में आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलेगा। लेपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। लेपर्ड्स आप जानते हो ना, चीता,
तो वो भी बिल्ली की तरह होते हैं, बिल्ली की फैमिली से होते हैं, एंड दे आर इंपॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ प्रे। प्रे मतलब क्या होता है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको पकड़ा जाता है, हंटिंग की जाती है। देन एक डू यू नो में हमें पढ़ लेना चाहिए कि भारतीय सरकार ने एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, जो इंडियन एनिमल्स हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए एक आपका अधिनियम जो है लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया था एक्ट, जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। तो भारत में 1972 में ये एक्ट जो है लागू किया गया। देन दूसरा है आपका गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। और जो एशिया के जो लायंस है, ये आपके ये क्या है, शेर। तो इस तरह के जो शेर हैं वो बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, और वो भी कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो एशियाटिक लायंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए वो गिर जो जंगल है, वन है गुजरात में, वहां पाए जाते हैं। जो टाइगर्स हैं वो आपके सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। द हिमालयंस हार्बर, ये देखो मैं जितना बता रही हूँ उससे पता चल रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा वैरायटी है जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमारे भारत में पाए जाते हैं। नाउ द हिमालयंस जो है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं, लेकिन वो एनिमल्स मिलते हैं जिनके खुद मतलब जैसे कि आपके थिक जो है उनकी स्किन होती है, जिसपे हेयर होता है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोल्ड जो है विंटर्स से। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स आर अ होम टू याक, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स वेटिंग अराउंड 1 टन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा वो बफेलो मिलेगा जो कम से कम 1 क्विंटल का होता है। देन यहाँ पे आपको याक देखने को मिलेगा, तिब्बतन एंटीलोप देखने को मिलेगा। एंटीलोप जो है आपका अगर डियर की वैरायटी है। देन भारल, भारल मतलब ब्लू शीप। देन वाइल्ड शीप एंड द क्यांग, क्यांग मतलब जो एक तिब्बतन तिब्बत जो है वहां से उसकी एक आई हुई वैरायटी है जो है जंगली गधे की, वाइल्ड एश। देन यहाँ पे आइबेक्स मिलता है, बियर मिलता है, स्नो लेपर्ड है, और बहुत ही रेयर पांडा जो है वो भी बिल्कुल ही ज्यादा तो नहीं, बहुत ही कम पॉकेट में आपको रेयर पांडा भी, रेड पांडा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही रेयर है। रेयर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रेयर मीन्स जिनकी संख्या भारत में बहुत कम है, और वो किसी किसी आइसोलेटेड एरियाज में ही पाए जाते हैं। तो इतनी वेराइटीज है आपकी जो है एनिमल्स की। देन रिवर्स, लेक्स, अब हम एक्वेटिक लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं जो पानी में पाए जाते हैं। देन कोस्टल एरियाज, यहाँ पे आपको टर्टल्स मिलेंगे, टर्टल्स मीन्स जो आपके टोर्टोइस होते हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल हैं, इस तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में लगभग आपको हर तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब आप ये देख सकते हो एक मैप में, यहाँ पे डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जो भी आपके ये ब्लू में एरियाज हैं, ये आपके नेशनल पार्क हैं, जो स्टार में है वो बर्ड सेंचुरी है, और जो रेड में है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो पहले हम नीचे से ही देख लेते हैं। आप ये देखिए जो रेड डॉटेड एरिया है, ठीक है, जैसे ये है आपका पेरियार। पेरियार ये क्या है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ मतलब ये पर्टिकुलरली जो एनिमल्स हैं एलिफेंट्स, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया, ये केरल में, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन मुद्दुमलाई, ये भी आपका जो है आपका ये केरल में पड़ता है, तो ये भी आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एनिमल्स के लिए बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए। बांदीपुर कर्नाटका में है। रंगनाथ हितू, ये भी आपका कर्नाटका में है। रंगनाथ हितू जो है वो बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे बर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए बना है। और बांदीपुर जो है आपका नेशनल पार्क है, ये पूरा जंगल का एरिया जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। बहुत सारे, वैसे इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कवल, पुचरम, एटुर नगरम, तो ये सब आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो स्मॉल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। देन चंदका, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी सिमली पाल, सिमली पाल, ये है आपका ओडिशा में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। कान्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है। देन आप और ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क, जो कि आपके उत्तराखंड में ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। देन सरिस्का है आपका, ये बर्ड सेंचुरी है। क्योलागियो घाना आपका जो है ये एक आपका नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये सब के तीनों कहाँ पे है, राजस्थान में। शिवपुरी कहाँ पे है आपका, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतने राजगीर हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको मिलेगा काजीरंगा एंड मानस, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा आपका है असम में, मानस भी आपका असम में है। और ये मानस एलिफेंट के लिए, काजीरंगा जो है एलिफेंट और आपका जो वो होता है वन हॉर्न राइनोसोरस, इनके लिए फेमस है। तो ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये मानस, काजीरंगा,
सिमलीपाल, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये जरूर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, बर्ड्स भी हमारे देश में बहुत प्रकार की मिलती हैं, लाइक पीकॉक्स हो गए, फीजेंट हो गया, डक हो गया, पैराकीट्स हो गए, क्रेन हो गया एंड पिजन्स। ये सब आप जानते हो ना, जैसे क्रेन्स आपके वो बगुला जो होता है, जो व्हाइट कलर का होता है पानी तालाब में, पैराकीट्स मतलब फतिंगे टाइप के होते हैं जो, और डक्स तो आप जानती हो क्या होता है, पिजन्स आपके जो ये कबूतर, ये सब डिफरेंट वैरायटीज होती है। तो भारत में अच्छी खासी मात्रा में बर्ड्स पाए जाते हैं। We have selected our crops from a biodiverse environment, that is from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature as milch animal. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमने जो है बायोडाइवर्सिटी से अपने जरूरत की, जो मनुष्य ने क्या किया है, ये जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे पार मिलती है, उनमें से हमने अपनी जरूरत के हिसाब से सामान ढूंढ लिया। जैसे कि हमने इतनी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, उसमें से हमने उन प्लांट्स एंड एनिमल्स को चुना है जो कि एडिबल है, जिनको मतलब हम खा सकते हैं, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमने राइस, व्हीट जो है, इनको हमने ग्रो किया है ताकि इन्हें हम कंज्यूम कर सके। देन इसमें एडिबल, जिनको हम एडिबल प्लांट्स कहते हैं, जो कि हम जिन्हें हम खा सकते हैं। देन हमने मेडिसिनल प्लांट्स को यूज किया है। देन उसके बाद हमने मिल्च एनिमल्स ढूंढे, इतनी वेराइटीज है एनिमल्स की, लेकिन उसमें से हमने गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन्हीं को क्यों चुना है, इन्हीं को हम क्यों पालते हैं, क्योंकि ये हमें दूध भी देते हैं, हमें मीट भी देते हैं, हमें स्किन प्रोवाइड करते हैं, तो डिफरेंट यूजेस है। अब हम क्यों नहीं लायन और टाइगर को पालते, क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नहीं है। देन फिर हम इनको जो है ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग, इन सब के लिए यूज करते हैं। फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। देन जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, दे हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ट्रीज एंड एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का आपने नाम सुना होगा, जिसमें डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक एयर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, और इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। हेंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल as has been mentioned earlier due to excessive exploitation of plants and animals। तो हमारे लिए प्लांट्स, एनिमल्स बहुत जरूरी है, इसलिए हम उन्हें जो है लगातार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग इस्तेमाल से ज्यादा उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, धीरे क्या बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुकी है। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो देखो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे इन्वायरमेंट को है वो है मनुष्य से, ठीक है। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये मैंने गलत लिख दिया, आपका होगा क्या, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो किसकी डिमांड बढ़ेगी, फूड की, ठीक है, फूड की डिमांड बढ़ेगी। और फूड की डिमांड हम कैसे पूरी करते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा, और वहां पे हमें खेती करनी पड़ेगी। तो पॉपुलेशन जो है सबकी जड़ है, जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो पॉपुलेशन की वजह से हो रहे हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, अगर मनुष्य नहीं होता तो इंडस्ट्रीज नहीं होती। तो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और वहां पे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। सिमिलरली पॉपुलेशन को घर भी चाहिए रहने के लिए, सेटलमेंट, ठीक है। अब सेटलमेंट बनाना है हमें, तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, जमीन तो बची नहीं है, तो हम जंगलों को काट के वहां पे घर बना रहे हैं, और वहां पे जो है टाउन्स एंड गांव का निर्माण कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन की वजह से, फूड की वजह से एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही है, पॉपुलेशन की वजह से सेटलमेंट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जंगलों को काट के जो है जंगलों को काट देते हैं, और जंगलों को काटने की वजह से जितने भी पेड़ पौधे उसमें रहते हैं वो सब के सब क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी ही प्रॉब्लम के पीछे कौन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट। तो ऑलरेडी इंडिया से 20 स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, और 1300 जो है वो एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने के कगार पर है। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज आर आल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि क्वाइट अ एनिमल स्पीसीज आर एंडेंजर्ड एंड सम हैव एक्सटिंक्ट, मतलब भारत में कुछ ऐसे एनिमल की स्पीसीज हैं जो कि खत्म जो है एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे के कगार पर हैं, और कुछ खत्म हो चुकी हैं। इनके रीजंस बताइए, ठीक है ना। ये लाइन देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिव द रीजन और जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आप कैसे कहेंगे कि सही बात है, जो अभी मैंने आपको कारण बताया, पॉपुलेशन
इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे एनिमल्स की स्पीसीज और प्लांट्स की स्पीसीज जो है अर्थ से धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो आप इन्हीं को एक्सपेंड कर दोगे। और वही चीजें जो मैंने बताई अब आपकी इस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, मतलब फैक्टर्स जिनकी वजह से पूरा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। The main causes for the major threat to nature are hunting by greedy hunters। पशुओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम किससे है? जो हमारे ग्रीडी हंटर्स हैं, जो मतलब कि पैसों के लिए इलीगल तरीके से जानवरों को मार देते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज। आपको पता है कि जैसे वन हॉर्न राइनासोरस का जो हॉर्न होता है, या एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, दांत होता है, या फिर जो आपके उसके वन हॉर्न राइनासोरस के जो होते हैं जो उसके बॉडी पर होता है ना, जो जिसको हम ऐसे मतलब वो कहते हैं उसकी चमड़ी बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो उसको हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। तो ये स्किन जो होती है लेपर्ड्स की, टाइगर्स की, उसको हम कुछ डिफरेंट चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कमर्शियल पर्पज के लिए इनको मार दिया जाता है। देन पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है आजकल ड्यू टू chemical and industrial waste, acid deposit, then introduction of alien species and reckless cutting of the forest। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो है पूरे जंगल कट रहे हैं, और जंगलों कटने की वजह से हमारे पशु पक्षी भी मारे जा रहे हैं। पॉल्यूशन आपको पता ही है कि अगर आप नदियों में गंदा पानी बहा दोगे, या फिर केमिकल्स, इंडस्ट्रीज का जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, ये जब आपके नदियों में जाती हैं या किसी तालाब में गिरती है, तो क्या होता है वहां की जो मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो खत्म हो जाती है, कंज्यूम करती है, पॉइजनस होता है और वो उसकी वजह से मर जाते हैं। या फिर हम कहीं गंदा कचरा जमीन पे डाल दें, उसे जंगलों के आसपास डाल दे, तो जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, तो क्या होते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली एलाइन स्पीसीज, जो मैंने आपको बताया था कि एलाइन स्पीसीज वो होती हैं जो कि एक्सोटिक होती है। एक्सोटिक मतलब जो कहीं बाहर से आती है, किसी और जगह से जब इंडिया में आती हैं, तो वो जो है यहाँ की जो स्पीसीज है उनपे बुरा प्रभाव डालती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंड देन जंगलों को काटना बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल्टीवेशन एंड इनहेबिटेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इन सारी चीजों की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हमारे पशु पक्षी खत्म होते जा रहे हैं। अब इनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये आपको रीजन समझ में आ चुका होगा, कुछ ना समझ में तो इतना मालूम होना चाहिए कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एग्रीकल्चर स्पेंड हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एंड देन उसके बाद आपका पॉल्यूशन हो रहा है, एंड देन जो है ये जो मैंने आपको बताया था अभी, एक और चीज थी, हाँ, सेटलमेंट हो रहा है, मतलब घर बनाए जा रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होता है और एनिमल्स और प्लांट्स जो है इसमें खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको रीजन लिखने पड़ेंगे। अब जो है हमारी गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम क्या उठाया है कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने, आपने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारी भारत सरकार ने एक अधिनियम लेकर आई थी 1972 में, जिसको कहा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये रहा आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाला जो है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट in 1972 in India to conserve and preserve Indian different species of animals in India। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आंसर यही होगा, यही से आपको शुरुआत करनी है कि एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए इंडियन नेचुरल सेटिंग जो है ये जो डिफरेंट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार लेकर आई। उसके बाद ये पहला हो गया, उसके और उसी के अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, उसी के अंतर्गत जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उनको बनाया गया। कहा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या था कि हमें जानवरों को बचाना है, लेकिन उनके नेचुरल सेटिंग में ही बचाना है, नेचुरल सराउंडिंग में ही बचाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उन्हें ले जाके चिड़ियाघर में बंद कर दें या हम उन्हें कहीं एक कमरे में बंद कर दें ताकि उन्हें कोई मार ना पाए। तो ऐसे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम एनिमल्स को उनका जो हैबिटेट है, जो उनका घर है, उसी में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो है कहा गया कि भाई जहां भी एनिमल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उस पूरे एरिया को ही आप क्या करिए, डिमार्केट कर दीजिए और पूरे एरिया को ही प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। और वहां पे जो है आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स लगेंगे ताकि वहां पे कोई भी वहां पे घुस ना पाए और इलीगल हंटिंग ना कर पाए। तो जैसे नंदा देवी आपका है पहाड़ी है पूरी, या सुंदरबन का पूरा जो जंगल है, या फिर आपको गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी है जो पानी वाला एरिया है, या फिर आपके जो सिमलीपाल के जंगल हैं, या फिर मानस पूरा जंगल है, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो पूरे एरिया को ही इन्होंने क्या किया है, डिलिमिट कर दिया है, घेराबंदी कर दी है और उसको प्रिजर्व कर दिया गया। कहा गया है यहाँ पे हंटिंग करना, यहाँ पे इलीगल तरीके से एंटर करना, ये सब जो है कानूनन जुर्म है, और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसको लीगल पनिशमेंट
दी जाएगी। ठीक है, तो जानवरों को डिस्प्लेस नहीं किया गया, उन्हें वहीं रखा गया और वहीं पे जहाँ पे वो घूमते फिरते हैं, जो उनका नेशनल जंगल है, उसको पूरा प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि वो अपने ही एरिया में रह के उनको सुरक्षित रखा जाए, तभी तो उनकी ब्रीडिंग होगी, तभी उनकी जो संख्या है बढ़ पाएगी। 14 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. Four of these, Sundarban in West Bengal, Nanda Devi in Uttarakhand, Gulf of Mannar in Tamil Nadu, and Nilgiris in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu have been included in the World Network of Biosphere Reserve. मतलब हमारे देश में जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, भारत सरकार ने बनाया है, उनमें से जो है 4 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसे यूनेस्को ने जो है अंतरराष्ट्रीय जो हेरिटेज है घोषित कर दिया है, और जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो चुने हुए बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें मतलब यूनेस्को ने पूरे वर्ल्ड में से चुना है, उनमें से 4 बायोस्फीयर रिजर्व भारत से भी हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरीज। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। जो हमारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, आप बोटेनिकल गार्डन्स का मतलब समझते हो, वहां पे जो ऐसे प्लांट्स के स्पीसीज है जो खात्मे के कगार पर है, जो एंडेंजर्ड है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उन्हें हम बोटेनिकल गार्डन्स कहते हैं। तो 1992 से ही जो भारतीय सरकार है उनको टेक्निकल असिस्टेंस मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, और उन्हें पैसे भी प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो मतलब जो है रिसर्च वर्क करें और ऐसे जो हमारे पेड़ पौधे उनको बचाए जा सके। देन थर्ड है कि जैसे भारत सरकार को ये जब लगा कि हमारे देश में जो है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा एंडेंजर्ड हैं, जो मतलब बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं कभी भी, जैसे आपके टाइगर्स थे, लायंस थे, देन हमारे एलिफेंट्स है, वन हैंड हॉर्न राइनासोरस हैं, तो ये घड़ियाल हैं, तो हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स थे बहुत ही खात्मे के कगार पे थे। ठीक है, तो उनको बचाना बहुत जरूरी था, तो हमारी सरकार ने उनको टारगेट किया कि ये जो है इनको तो बचा, इनको टारगेट करके हमें इनको बचाना जरूरी है। तो इनके लिए जो है स्पेशल स्कीम्स चलाई गई, स्पेशल प्रोजेक्ट चलाए गए, और जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक चिड़िया है जो कि राजस्थान में पाई जाती है, ये भी मतलब एंडेंजर्ड है, और बाकी एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो स्पेशल स्कीम्स इन्हीं एनिमल्स को टारगेट करते हुए भारत सरकार ने चलाई, ताकि इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। नाउ इंडिया में 89 नेशनल पार्क्स हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एंड नंबर ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, ताकि वो नेचुरल हेरिटेज जो है उनकी सुरक्षा कर पाए। ठीक है, तो ये था आपके 4-5 जो मतलब वो है स्टेप्स हैं जो कि लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, जो कि बहुत ही आसान है। पहला आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, जिसमें प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन मेन एम था गवर्नमेंट का ऑफ एनिमल्स इन देयर नेचुरल सेटिंग में। सेकंड, for to preserve animals in their natural setting, Indian government established number of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves बनाए सरकार ने, and 14 biosphere reserves भारत में, out of them 4 are 4 are declared by UNESCO as the world biosphere reserves। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू बोटेनिकल गार्डन्स to preserve the endangered plant species from India since 1992। एंड देन उसके बाद आपको मैंने बताया कि हमारे जो स्पेशल जो ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स थे जो कि खात्मे के कगार पर है, एंडेंजर्ड हैं, लाइक टाइगर, राइनोसोरस, एलिफेंट, देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, तो इनको स्पेशली बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है टारगेट प्लान चलाया, स्पेशल स्कीम प्रोजेक्ट चलाया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो। तो ये चैप्टर आपका ओवर होता है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पे क्वेश्चन पक्का आता है कि प्रॉब्लम क्या थी और कैसे मतलब बचाया गया एनिमल्स को। अगर आप कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा सिलेबस भी खत्म होता है। ठीक है, 3 चैप्टर हमने जो है हिस्ट्री के पढ़ लिए हैं। जो आपका नाजिज्म था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, वो आपके एग्जाम का है, एग्जाम में आएगा। एंड देन उसके बाद हमने जो है ये एक बार आप अपना चेक कर लेना जो सिलेबस मैंने भेजा था। देन उसके बाद जो है हमने ज्योग्राफी भी कवर कर लिया है, और उसके बाद हमारा जो है सिविक्स भी हो चुका है,
और इकोनॉमिक्स भी हो चुका है। तो एक बार वैसे मैं चेक कर लूँगी, अगर कुछ बचा हुआ तो मैं आपको जो है पढ़ा दूँगी उसको। तो ये आपका खत्म हो गया है। तो अभी आप लोग तो कुछ पूछेंगे नहीं, तो मैं ही जो जरा आपसे लोगों से कुछ ऐसी कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। अब आप बच्चे जो हैं वो आउट नहीं होंगे, लेफ्ट नहीं करेंगे कि मैम क्वेश्चन पूछी तो हम भाग जाएँ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको स्क्रीन पर ही मैं कर दूँगी, अगर आपको आंसर देना हो तो आप दे सकते हो। मैं किसी का नाम लूँगी तो भी ठीक है, नहीं है तो आप खुद जो है खुश होकर आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि भारतीय सरकार ने इन व्हिच ईयर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? 1972. 1972. Yes, very good. In 1972, Indian Wildlife Protection was introduced. How many biosphere reserves are there in India? How many Ma'am, total? 18 biosphere reserves are there in India. How many? 18. 18. 18. But ये आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 14, है ना? There are 14 biosphere reserves in India. Now, how many biosphere reserves are declared in the network of biosphere, World Network of Biosphere Reserves by UNESCO? UNESCO has declared मैंने यहाँ से बता दिया 4 biosphere reserves, अभी तो मैंने आपको बताया था 4 biosphere reserves जो है इसमें से they have been But now it is given as 18 biosphere reserves and 10 out of these their names are given there. Ma'am, we are having Okay, it 18 is biosphere reserves. okay. Yes, ma'am. Okay, wait. I think it is according to the new your NCERT book, new edition, है ना? ये जो है एडिशन है शायद पुराना है आपका, तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास यही वाली बुक है, तो मैं इसी से आपको बता रही हूँ। तो जो भी बच्चे हैं अभी वीना बता रही शायद कि इसमें 18 लिखा हुआ है, तो 18 आप कर लीजिएगा। एंड आउट ऑफ दोज 10 आर नाउ डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो आप मुझे बताइए बिना सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार और नीलगिरी के बाद और कौन कौन से है उसमें इंक्लूडेड है? मैम, नो क्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, मचमरही एंड अचनकमार और अमारकंटक have been included in the world network of biosphere reserves. ओके, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें से दिया हुआ है ना, ये जो पूरा इसी में से आपके 10 जो है वो जो है इंटरनेशनल में इंक्लूड हो गए। तो आप लोग नई बुक जो है उसमें से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ओके, आप मुझे बताइए फिर वेयर इज सिमलीपाल नेशनल पार्क? उड़ीसा। उड़ीसा। यस, करेक्ट। वेयर इज मानस? Manas is located in Assam. काजीरंगा? Ma'am, Assam. असम। करेक्ट। वेयर इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? Ma'am, Uttarakhand. Uttrakhand. Yes. Where is Dudhwa National Park? Ma'am, Uttar Pradesh. हम यूपी। Uttar Pradesh. Yes, correct. दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये आपके नेशनल पार्क से। देन आप मुझे बताइए इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन चेंजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट? माउंटेन फॉरेस्ट। Mountain forest. Ma'am, mountain Okay. forest. In which type of forest trees or plants can survive in saline water? And they are found in the मैंग्रोव फॉरेस्ट। yes, mangrove forest. Man- Yes, Sundari is a very important variety of species which is found in dash type of forest. Sundari is a important species. मैंग्रोव फॉरेस्ट। Yes, mangrove forest. Then, which is the natural habitat of Asiatic lions in India? मैंग्रोव फॉरेस्ट। Natural habitat Gir forest. Asiatic lions. I'm Gir asking. forest. Yes, Gir forest. There is a difference between lion and tiger. And tiger, Royal Bengal tigers का कहाँ पे natural habitat? Sundarban. मैम सुंदरबन। Sundarban Delta. Yes, of West Bengal. Yes. Then tell me,
Okay. Can you give me 4 reasons, one by one? Each child will give one reason for the depletion of flora and fauna from India. Ma'am, One. Ma'am, due to population. First. Okay. Ma'am, due first- to large एक scale minute, deforestation. Okay, large scale deforestation, population. Ma'am, Then due to industrialization. Ma'am, due to Ma'am, the due to the fight increase for of industries. due to industrialization. and by Ma'am, due to increasing increase of population due to settlement. overpopulation, ma'am. Okay, overpopulation hai. Then what happens due to overpopulation? Ma'am, What When demand land for? becomes short, ma'am, increase industries in start settlement. in numerous form, and pollution starts continuing. Okay, there is pollution also because of human activities, large scale pollution, like where people, directly they drain pesticides and chemicals into the river water bodies, which cause extinction of the or death of the aquatic life. So basically, agriculture, expansion of settlements. This is also an important point. Expansion of settlement for human beings. And the urbanization is the problem. Yes, urbanization and settlement, both terms you have to use. So these reasons, and due to which animal and plant species are endangered, and some of them have extinct from Earth. Then now tell me why we call the trees the forest. Oh no! First of all, tell me which type of forest India is most widespread. Tropical deciduous forest. Yes. Deciduous forest. And why we call it deciduous forest or Pardapati one? And how it is different from evergreen forest, Sadabahar one and Pardapati one? How they are different from each other? Which is the main point of distinction between them? इनका नाम, एक का नाम evergreen, एक का नाम deciduous क्यों रखा गया है? नाम के हिसाब से Ma'am- evergreen. हाँ. Ma'am, they shed their leaves about 6 to 8 weeks in dry summers. Which one? Evergreen or deciduous? Ma'am, tropical tropical deciduous deciduous. forest. Okay, tropical deciduous, they shed their leaves for 6 to 8 weeks. Yes, Why? ma'am. Why they shed their leaves altogether? The reason is simple, And on because the basis of availability of water and moisture Yes. over there. because there is scarcity of during that time, that portion of India or region does not receive rainfall, so there is dry period. 6 से 8 हफ्ते जो है वो सूखे के होते हैं, ड्राई पीरियड होता है, इसलिए सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सारे के सारे पेड़ एक साथ पत्ते झाड़ देते हैं, इसलिए वो पर्णपाती डेसिडुअस कहे जाते हैं. On the other hand, evergreen forest, there is no dry season. Rainfall takes place throughout the year, कम या ज्यादा होता रहता है वहां पे बारिश. So there is no dry season, and that's why all the trees, they look appear green, and they do not shed their leaves altogether. पत्ते झड़ते हैं उसमें, बट एक साथ नहीं झड़ते, इसलिए वहां पे कभी भी पतझड़ नहीं होता है. तो ये मेन डिफरेंस है, तभी उसको हम पर्णपाती, उसको एवरग्रीन कहते हैं. ओके, देन टेल मी इबोनी, महोगनी, रोजवुड, शिंकोना, रबर, ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? Ma'am, tropical evergreen forest. Tropical evergreen. Tropical evergreen forest. Yes, tropical evergreen forest. Can you tell me 4 factors which causes uneven distribution of forest in the world or in India? Why forests are different from place to place? Vegetation is different from one place to another. Give me 4-5 reasons, which is there in the first or second page of your book. Relief. Ma'am, due to the relief features, Yes, relief water. soil, water, water and moisture. Which we call precipitation. Ma'am, due to temperature variation. Okay, first is the relief. What 2 things are there in relief? And land and soil. Yes, land and soil. Then second is climate. What is there in climate? Ma'am, temperature. Ma'am, temperature. Temperature. Then Precipitation potential. Ma'am, Yes, sunlight and precipitation. Yes, very good. Very good जो है response from the class. There are 2 important factors. One is relief and the other is climate. In relief, land and soil, and in climate, temperature, sunlight and precipitation. So these are the important factors which leads to uneven distribution, or which because of which the vegetation is different
इन द वर्ल्ड। कहीं भी जो है वेजिटेशन एक जैसा नहीं होता है। Alright class, so now this is the chapter is over. You have to make notes and you have to do the question answers, and then you can send the pics on the ये Google Classroom। और आज का जो भी हुआ है वो मैं आपको जो है रिकॉर्ड करके उसका लिंक भेज देती हूँ, आप शायद देखते हो या नहीं देखते हो। और उसके बाद आप अपनी अटेंडेंस दे देना गूगल क्लासरूम पर, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये भी पढ़ लेना जो आपके कदम उठाए गए ना, स्ट्रेटेजीज बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना, जो लास्ट में आपने 3-4 पढ़े हैं, नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में आएंगे ये, ठीक है। नाउ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू वांट। Ma'am, यस ma'am, map skills of this chapter is important. very important. For sure you are going to get 2 marks, like one from this type of vegetation. Like in the examination they can ask you to draw one area or show one area in the map which has evergreen forest or which has deciduous forest or mountain forest. So it is very easy. Suppose आपको रट्टा मारना ही नहीं है या फिर वो एग्जाम में ऑलरेडी बना बनाया आ सकता है और आपसे कहेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे कौन से टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, तो आप जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मैप को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आपके नंबर अच्छे खासे कट जाएंगे इसमें, तो आप मैप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एवरग्रीन आप देख लीजिए, ये दोनों जो आपके अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार एंड दिस वन इज लक्षद्वीप, यहाँ पे आपका देन ये एरिया जो है एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया है मेजोरिटी, और आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको एवरग्रीन मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट में आपको क्या मिलता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट में हाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस। एंड देन आपको ये माउंटेन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, सिक्किम एंड राजस्थान, गुजरात, और ये जो एरिया है आपका जो है कौन सा है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत कम है। ये देखिए जहां जहां आपका डेल्टा है, ये जैसे आपका गोदावरी डेल्टा है, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये आपका गोदावरी है, ये कृष्णा डेल्टा है ना, तो जितने भी डेल्टास है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये बहुत आसान है। आपको मैप वर्क आप बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मैप वर्क छोड़ना नहीं है, मैप वर्क तो पक्का आपका आता ही आता है, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैम हाँ मैम ये 8 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। अभी तक इसका कुछ हमारे पास आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपके ग्रुप में आ जाएगा, आपके जो क्लास टीचर्स हैं आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। जब भी स्कूल खुलने वाला होगा तो आपको आना होगा या नहीं आना, जो भी है आपको पता चल जाएगा, है ना। ओके मैम। हाँ तो आप लोग परेशान मत हो, आने का बहुत मन हो रहा है। यस मैम। हाँ तो अभी जो है जैसी कंफर्मेशन होगा तो आपके ग्रुप पे आ जाएगा, तो जैसा भी होगा तो फिर अब आना होगा तो आना ही पड़ेगा। मैम घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर आज की क्लास ओवर होती है, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर मान लो कोई इन केस चैप्टर छूटा होगा तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के भेज दूंगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम तक बहुत लेट हो जाएगा क्लास आते आते, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके थैंक यू। Thank you, ma'am. Good day, ma'am. Thank you. ओके गुड डे क्लास। हेलो तेजस्विनी। हाँ हेलो माइक तो करो कौन। हाँ बोल। अबे क्या सीन है यार, ये स्कूल खुल रहे हैं। मुझे नहीं पता, कुछ सारे क्या? टीचर ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे सारे टीचर्स यही तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं है। अबे मेरा भी यार सीन खराब हो रहा है भयंकर, मेरा दिमाग खराब हो रहा। खुलेंगे स्कूल कि नहीं खुलेंगे। तुमने तैयारी कर ली? मैं काम पूरा हो गया तो हो काम? गई। हाँ काम तो सही है तेरे भाई। हाँ मेरा भी ठीक ठाक है। और आईटी का? ठीक ठाक है, मेरा भी ठीक है। किसका? आईटी। वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो कौन सा सब्जेक्ट है? अरे जो अंशु मैम पढ़ाती है। तभी तो कह रहा हूँ वो कौन सा सब्जेक्ट है, मेरे को नहीं पता। मतलब तूने कुछ भी नहीं किया उसका?
Yes, you are right. ठीक है फिर बाय। क्लास रिकॉर्ड हो रही कल। अबे क्लास रिकॉर्ड